प्रकृति जब अपनी उंगलियों से विश्व की संरचना कर रही थी, तब उसने एक ऐसा ताना बाना बुना जो अपने आप में अनूठा था, रोचक था। सूर्य की आकाश में पसरती किरणों के बीच ऊंचे ऊंचे सर उठाए पर्वत, रूखी अटल पथरीली पहाड़ियों के अवशेष, कहीं हरियाली तो कहीं बेजान घाटियां, जंगल, नदियां, इन सब से बेहतर करिश्मा कर दिखाया हजारों वर्ष पहले एक ऐसी जनजाति की उत्पत्ति करके जो अपने भौगोलिक, सांस्कृतिक और सामाजिक परिप्रेक्ष्य में एक कौतुक से कम नहीं है। भारत में तकरीबन 437 जनजातियां हैं, जिनमें उड़ीसा, बंगाल, बिहार और मध्य प्रदेश अपने समानांतर ढंग से निराले आदिवासियों के लिए पूरी दुनिया में आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। इन जगहों पर अधिकांश जातियां पहाड़ी और जंगली इलाकों में रहती हैं। ये अपनी परंपराओं से इस कदर जुड़े हुए हैं कि शहरों के करीब होते हुए भी अपने प्राचीनतम रीति रिवाजों से जुड़े हुए हैं। ये इन प्रांतों के शहरों के आसपास बिखरी जनजातियों जैसे संथाल, मुंडा, हो, भुइयां, कोरकू, कोरवा, गोंड और भारिया लोगों के जीवन और उनकी संस्कृति से साफ जाहिर होता है। आज भी किस निराले ढंग से ये अपने पूर्वजों की पूजा करते हैं, तर्पण करते हैं, ये पचमढ़ी के कोरकू, गोंड को देखकर आसानी से महसूस किया जा सकता है। इन्हीं जनजातियों में से एक नाम देश के सामाजिक मानस पटल पर उभर कर आता है अपने विभिन्न पहलुओं की वजह से। भारिया, जो बसे हैं मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले के पातालकोट पे। भूमि स्थल से तकरीबन 1200 फीट नीचे दिखने में एक गड्ढे या कटोरे सा ये क्षेत्र सचमुच पाताल की किसी नगरी सा प्रतीत होता है। प्रकृति ने मानो इसे अपने हाथों से गढ़ा है, सजाया है, संवारा है। चारों ओर से दुर्गनुमा पहाड़ियों से घिरी ये जगह अनूठी, अद्भुत सी, एक प्राकृतिक चमत्कार सी लगती है, जहां मानो वक्त हजारों हजार वर्ष पहले रुक सा गया हो। आज भी ऐसा लगता है मानो असंख्य वर्ष पहले आए जलजले, तूफान या बाढ़ की वजह से उत्पन्न इस सुंदर रातायड़ घाटी की दरारें, पर्वत श्रृंखलाएं मानो बोल पड़ेंगी। पातालकोट जो है छिंदवाड़ा में, वो एक चारों तरफ से खड्डा बना हुआ है गोल। सिर्फ सीढ़ियों से उतर के वहाँ जाते हैं वो लोग। कोई रास्ता नहीं वहाँ, गाड़ी जा सकती, न बैलगाड़ी जा सकती, न साइकिल जा सकती, न मोटरसाइकिल जा सकती। तो वहाँ
वो लोग खेती करते थे और बहुत अच्छी ज़मीन, अच्छी खेती करते। अभी इसमें 2000 में बहुत पानी गिरा हुआ, तो इतना पानी हो गया, इतना पानी, उनके मकान गिर गए, बल्कि 1-2-3 आदिवासी मर गए। तो उनको ऊपर लाके बचाया, मगर वो उनको ऊपर अच्छा नहीं लगता है, वो वहीं वो रहना चाहते हैं, और उसके लिए अलग से सरकार ने प्रोजेक्ट बनाया था, पैसे दिए। पातालकोट के विषय में माना गया है यहाँ सूर्य की किरणें देर से पहुंचती हैं, मसलन सुबह 9 बजे, शाम भी 3 बजे के बाद ढलने लगती है। ऊपर से दिखते यहाँ के 14 गांव इधर उधर बिखरे पड़े हैं और भारिया जनजाति के लोगों से भरे हुए हैं। ऐसा ही एक गांव है गैल डुब्बा, जो जंगल और पहाड़ों के बीच सिमटा सा बसा हुआ है। वैसे तो छिंदवाड़ा के अलावा भारिया जबलपुर और बिलासपुर में भी पाए जाते हैं, पर तामिया से 23 किलोमीटर दूर सतपुड़ा की सुरम्य वादियों में बसा पातालकोट भारिया आदिवासियों की जिंदगी की सही रूपरेखा दर्शाता है। सिविलाइजेशन की भी बुराइयां होती हैं अनेक। सिविलाइजेशन या शहरीकरण कहें, वो बुराइयां अभी वहाँ नहीं हैं। जैसे कि आदिवासी क्षेत्र में मकानों में आज भी दरवाजे नहीं होते, पर्दे भी नहीं होते, दरवाजे उनके चौखट लगी रहती है मकानों में, और खुला मकान रहता है। उनको किसी प्रकार का कोई भय नहीं है, जबकि मनुष्य का मूल स्वभाव जो है वो भय का होता है, परंतु आदिवासियों में सामान्यतः भय नहीं होता। सत्य बोलते हैं, ये भी एक बड़ी विशेषता है। और एक और ख़ास बात उनमें है कि उनमें संग्रह की प्रवृत्ति नहीं है। यदि उनके पास में 1 हफ्ते का अनाज है तो फिर आगे की उनको चिंता नहीं है। इन साल सागौन के जंगलों के इर्द गिर्द बसे भारिया जाति के लोग किसी जमाने में इन्हीं जंगलों और गुफाओं में अपना जीवन व्यतीत करते थे। समय के साथ साथ इनके साथ कई किंवदंतियां जुड़ती चली गई। कहते हैं किसी जमाने में ये पांडव पुत्र अर्जुन के काम आए थे। अपने अज्ञातवास के दौरान अर्जुन ने भारू घास से शस्त्र बनाकर इन वनवासियों को योद्धा बनाया था। शायद यही कारण है कि आज भी भारिया लौह मानव से कम नहीं दिखते। इनकी जीवन शैली में इनके अंदर का योद्धा कभी कभार नजर आ ही जाता है। ऐतिहासिक रूप से ये बात मानी जाती है कि भारिया के पूर्वज 1817 के काल में नागपुर राज्य के शासक रघुजी भोंसले के भारवाहक थे और अंग्रेजों से युद्ध के दौरान जब रघुजी पराजित होकर पालकी द्वारा जबलपुर भाग खड़े हुए थे, तब भारिया स्त्री पुरुष छिंदवाड़ा, बैतुल और पचमढ़ी के जंगलों में जा छुपे थे। अन्य जातियों से संपर्क होने के कारण उनकी सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि और भी प्रस्फुटित हुई। इनका जीवन, रहन सहन पितृसत्तात्मक पुरुष प्रधान होते हुए भी नारी स्त्रियों की ओर उन्मुख है। एक भारिया स्त्री की अपनी एक जगह है, पहचान है, जो उसने स्वयं अपने व्यक्तित्व और व्यवहार से बनाई है। इन जंगलों के मनुष्यों के बीच पली बड़ी ये स्त्री एक वनपुत्री है। सूर्य की पहली किरण जब गांव की मेड़ों, झोपड़ियों और पेड़ों पर पड़ती है, तब तक ये वनपुत्री अपने नित्य की दिनचर्या में मशगूल हो चुकी होती है। हर मायने में सजग, सशक्त और कर्मण्य ये औरत अपने परिवार को सब कुछ मानती है। पूर्वजों से मिली विरासत के तौर पर ये काम को ईश्वर समझने वाली स्त्री पुरुषों के मुकाबले कहीं ज्यादा कर्मठ है। अशिक्षित होने के कारण वह हमेशा निरंतर पीछे रही हैं और आज जगह जगह पर आंगनवाड़ी और आपका पढ़ना बढ़ना कार्यक्रम और प्रौढ़ शिक्षा और इसके अलावा अन्य और भी जो प्रोग्राम्स चलते हैं, जिसके तहत
आज महिलाएं काफ़ी आगे आई हैं और मैं तो समझता हूँ कि पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की भागीदारी सबसे ज़्यादा है। इसे हम मुख्य धारा की महिलाएं कहते हैं, जो फॉरवर्ड सोसाइटी में हैं, जो कुछ ज़्यादा विकसित हैं, उनकी तुलना में तो परिवार के लिए और समाज के लिए ये ज़्यादा एसेट है। गरीबी के कारण या पिछड़ेपन के कारण इसे हम मुख्य धारा से बाहर इन्हें नहीं मान सकते। ये मुख्य धारा के अंतर्गत है, कोई आगे है कोई पीछे है, लेकिन जहाँ तक महिलाओं की पोजीशन है वह मुख्य धारा की महिलाओं की पोजीशन से यहाँ पर बेटर है। और बहुत सारी महिलाएं तो ऐसी हैं जो मुख्य धारा की हैं कि अकेले कहीं जा नहीं सकती हैं, और ये तो मुख्य धारा से कटी हुई हैं। ये कई बार जो है बाजार करती हैं, सारे तो अपने पूरे क्षेत्र को देखती हैं और लगभग इकोनॉमी को यही ठीक करती हैं। परिवार की मालकिन है और वास्तव में ये मालकिन है। इस दुर्गम सी दिखने वाली फैली पसरी जगह में जहाँ पर बाहरी दुनिया से आवाजाही कोई आसान बात नहीं है, वहाँ पर इनकी जीविका मूलतः खेतीबाड़ी और जंगलों में काम करके चलती है। मध्य प्रदेश की अन्य जगहों में पानी की अधिक सुविधा होने की वजह से जीवन यापन के और भी जरिए हैं। जैसे पास के केसला क्षेत्र में मत्स्य संघ द्वारा चालित सहकारी संघ ने आदिवासी मर्द औरतों को जीने के बेहतर तरीके दिए हैं। तवा नदी का निश्चल जल, मछलियों को पकड़ना, तोलना और बेचना, ये इस संघ में शामिल प्रत्येक आदिवासी, चाहे वे गोड़ या कोरकू हो, उनके लिए काफी है, उनकी जीविका का आधार बनने के लिए। और इस मछली पालन ने उन्हें नई जिंदगी दी है। पर पातालकोट में जल की मात्रा अन्य क्षेत्रों से कम है और इसी वजह से उनके जीवन में जद्दोजहद थोड़ी अधिक होती है। इनका जीवन सीमित है घर परिवार और गांव की देखरेख तक। पानी का पूरा इंतजाम आज कुओं के मार्फत है, जिसे सरकार ने इनके रोज रोज के संघर्षों को दूर करने के लिए बनवाया है। सर पर बड़े बड़े पीतल कांसे के घड़े लेकर बच्ची, जवान या बूढ़ी औरतों का पनघट पर तांता सा लगा रहता है। यही नहीं, गर्मी की तपती धूप में महिलाएं बच्चों को लेकर आसपास पानी की खोज में निकल पड़ती हैं और अंजुरी भर पानी से अपनी आवश्यकता की पूर्ति करते हैं। इनका ये संघर्ष निरंतर चलता रहता है। इनकी मजबूत बलिष्ठ भुजाओं में इतनी ताकत है कि सुबह शाम ये परिश्रमी औरतें अपने परिवार के लिए पर्याप्त पानी इकट्ठा कर लेती हैं। पुरुष भी इसमें इनका साथ देते हैं। बरसात के मौसम में जब बादल उमड़ घुमड़ कर गरजते हैं और बारिश अपने आने का संदेशा देती है, तो यहाँ के लोगों में आशा की किरणें दौड़ने लगती हैं। बच्चे बड़े सभी खुशी से खेलने लगते हैं। इन्हें उम्मीद की वो किरण नजर आती है जिससे इनकी सूखी प्यासी धरती खिल उठे। ये स्त्री पुरुष कंधे से कंधा मिलाकर निकल पड़ते हैं खेत की ओर, आजीवन कदम मिलाते हुए बीजारोपण करने, जिससे इस बेजान मिट्टी में नए पौधे लहलहा उठे। इनकी जीविका को और बढ़ावा मिलता है यदि कहीं से कोई इन्हें दिशा दिखाए, समझाए, जिससे इन्हीं वनस्पतियों से, वन उपज से, खेती बाड़ी के माध्यम से इनके घर परिवार का पालन पोषण होता रहे। क्योंकि वो दिन ढल गए जब शिकार करके जंगल जंगल भटकना इनकी फितरत थी। आज उड़ीसा या बंगाल क्षेत्र के आदिवासी गुटों के मुकाबले भारिया अधिक स्थिर हैं और पलायनवादी खेती न करके इन्हीं गांवों में बसे हैं। अपनी निजी खेती, मधुपालन, कीड़ों से खाद इत्यादि बनाकर, जिसमें सरकारी गैर सरकारी संस्थाएं इन्हें पूरी मदद कर रही हैं। लोकतंत्र में यह है कि लोग क्या चाहते हैं।
उनकी इच्छाएं क्या हैं। तो उनके लिए जो योजना निर्मित हों, लोगों के बीच में बैठ के निर्मित हों, ना कि कहीं पे लोग बाहर बैठ के थोड़ा बहुत पढ़ के और योजना बनाते हैं। वो योजनाएं सही कारगर नहीं होती और अपनी कसौटी पर जो खरी नहीं उतरती। साथ ही इनके लिए जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी का जो मतलब है वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नहीं है। इनके लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी का मतलब है इनके बच्चे भी हैं तो उनको खेती पढ़ाना चाहिए, उनको फॉरेस्ट्री वाले में पढ़ाना चाहिए और ऐसी ट्रेड में उनको ले जाना चाहिए जो उनके जीवन में पहले से शामिल है। और इन्हीं सब चीजों की आवश्यकता शायद ये महसूस करते हैं, पर गौर से देखने पर इनकी जिंदगी अपने आप में पूर्ण है। यही घर आंगन, द्वार, खेत इनकी हर जरूरतों को पूर्ण करते हैं। एक तरह से ये एक आत्मनिर्भर समाज है। अपने काम खुद करते हैं, न किसी की ओर ताकते हैं, न इंतजार करते हैं। और इस स्थान पर भी भार्या स्त्री तत्पर है, आगे है। जैसे चिरौंजी का मौसम आता है, उसको बिनने, सुखाने और बेचने में ये वनपुत्री कुछ कम या पीछे नहीं है। दिन भर मेहनत मशक्कत करने के बाद रोटी के 2 टुकड़े काफी होते हैं इनके लिए, जो प्यार और सामंजस्य से सने होते हैं। शाम को थक कर लौटने के बाद जब आसमान में चांद निकल आता है तो एक छोटा सा मौका काफी होता है इनमें जोश पैदा करने के लिए, और शुरू होता है इनका सामूहिक ढोल, कभी कर्मा के रूप में जो आमतौर पर पर्व त्योहारों पर होता है, तो कभी शैतान नृत्य जिसपे स्त्री पुरुष अलग अलग थिरकते हैं। मस्ती भरे झूमते गाते टंकार लेते हुए आग की नाचती लौ के इर्द गिर्द इनकी एक और संध्या मौज मस्ती करते हुए ढल जाती है। अपने घर परिवार टोले की शांति के लिए पूजा पाठ, तंत्र मंत्र इनका एकमात्र सहारा है। आज भी छोटी मोटी बीमारियों के लिए, आत्मा की शांति के लिए ये प्रकृति की पूजा करते हैं, अपने पारिवारिक देवताओं की अर्चना करते हैं, जिसमें स्त्रियों की एक अलग भूमिका होती है। घर आंगन देहरी पर चौतरा बना होता है कुल देवताओं की आकृति के साथ, जिनकी ये पूजा करते हैं। सामाजिक खुलापन, पारंपरिक रीति रिवाजों, टोने टोटकों के बीच इनकी संस्कृति अपने आप में निराली है। एक भार्या स्त्री को उसके अधिकारों, परंपराओं का गहन अर्थ समझने की कोई लालसा नहीं। पूजा पाठ या टोने टोटके के जरिए एक भूमिका या बड़े हार इनके सारे दुख दर्द को खत्म करने के लिए सक्षम है। मिलजुल कर प्रकृति माँ की आराधना करके खुद को संतुष्ट महसूस करते हैं। इन सभी जगहों पर स्त्री काफी हद तक बराबरी की हिस्सेदार है। यहाँ तक कई आदिवासी गुटों के मुकाबले
भार्या स्त्री एक सशक्त नारी, बेटी या पत्नी साबित होती है, हर कदम पर पति या पिता का साथ निभाने वाली। और परंपरागत रूप से पति को चुनना या त्यागना इसके अधिकारों में आता है। पहले तो 2 टुकड़ा टुकड़ी जाते हैं मांगने के लिए, तो वहाँ पर 4 रोटी लेके जाते, रोटी बोलते हैं इधर, खाना लेके जाते हैं तो वहाँ पे तो वहाँ वाले पानी देते हैं, पैर धुलाते हैं और मांगते हैं, लड़की को देखते हैं, जब प्रसंग आती है तो कर लेते हैं, नहीं तो बस नहीं क्या देखते हैं। लड़का लड़की में प्रसंग है, वो तो लड़का लड़की प्रसंग नहीं करेंगे तो छोड़ देंगे और दूसरा जगह जाते। विवाह का प्रस्ताव रोटी के रूप में लड़के वाले लड़की पक्ष के यहाँ ले जाते हैं। यदि प्रस्ताव पसंद आ गया तो पंचायत बैठती है और खर्ची यानी ब्याह का खर्च निर्धारित करती है। पंचायत की भूमिका विशेषकर नजर आती है जब लड़का लड़की अपनी मर्जी से शादी करना चाहते हैं या फिर शादी से पहले एक साथ भाग खड़े होते हैं। ये एक रोचक दृश्य होता है और इनके स्वच्छंद सामाजिक ढांचे को स्पष्ट करता है। थोड़ा बहुत जुर्माना या खर्च देकर यदि मामला रफा दफा हो गया तो वर वधू की बाकायदा शादी कर दी जाती है। पर किसी भी स्त्री या डोकरी को अधिकार है कि एक आम पुरुष या डोकरी की तरह वह कभी भी दूसरी शादी कर सकती है, वो चाहे अन्य मर्द हो या घर का अपना देवर। यही वनपुत्री थोड़ी बहुत शिक्षा, थोड़े व्यावहारिक ज्ञान से शायद पूरे भारिया समाज का मार्गदर्शन कर सके। प्रिमिटिव ट्राइब्स जो हैं ये अति पिछड़ा है, मतलब सबसे नीचे है, 75 जो ग्रुप है उनको। लेकिन हमने इनके लिए भी एक टारगेट लगाया है, 3 साल के अंदर में इनमें एक वैप्लविक परिवर्तन, अर्थात इनका एजुकेशन के प्रति रुचि आए, एजुकेशन में ये लोग आएंगे, इनका हेल्थ में कुछ परिवर्तन होगा, इनका रहन सहन में कुछ परिवर्तन होगा। इसके लिए स्पेशल हम लोग अटेंशन दिए हुए हैं। तो 3 साल के अंदर में इनका कोई स्तर में हम लोग परिवर्तन लाएंगे। लेकिन ये जो अति पिछड़ा पीटी जी हैं, ये सारे के सारे आप 20 साल के बाद बाकी लोगों के बराबरी में नहीं आने से भी उनको पिछड़ा, उनको आज का व्यवस्था से काफ़ी ऊपर वो लोग आए हुए हम लोग पाएंगे, ऐसा हम लोग का विश्वास है। उनका भविष्य यदि वे शिक्षित होती हैं और उनको आर्थिक रूप से सुदृढ़ किया जाता है, सशक्त किया जाता है, सहायता दी जाती है, तब तो उनका भविष्य वैसा ही उज्जवल है जैसा अन्य स्त्रियों का। जिस तरह भूमंडल में वायु, सूर्य, चंद्रमा, आकाश, जल, अग्नि सभी के मिश्रण से जीवन पल रहा है, पनप रहा है, उसी तरह एक औरत को उसके अंदर की आत्मशक्ति, प्रेम, ममत्व, दृढ़ता, शारीरिक और मानसिक ऊर्जा सशक्त बनाते हैं, उसे तैयार करते हैं संसार में एक नया जीवन अंकुरित करने के लिए। जरूरत है तो बस इस वनपुत्री को सही दिशा की, सही रोशनी की, जिसकी डोर पकड़कर स्वयं को और अपने संपूर्ण परिवार को नवनिर्मित कर सके और चल पड़े उस सुबह की ओर जहां जिंदगी नई आयाम लेती है।